राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के दूसरे चरण में, पहले चरण में हमने वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल, इनके संदर्भ में जानकारी ली थी या पढ़ा था हमने। दूसरे चरण में हम उन राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे और मोस्टली एक कॉमन विशेषता रहेगी इनकी, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सभी को भारत रत्न मिला हुआ है। पहले वाले जिनकी चर्चा की थी पहले, उनको भारत रत्न मिला हुआ नहीं था। ये कोइंसिडेंटली है, अगर संयोग है। अगले ने सिलेबस बनाते समय शायद ये बात नहीं देखी होगी, लेकिन अब जिनकी हम चर्चा करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना आज़ाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन सब को भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो खैर ये बात तो अलग विषय रहेगा, चर्चा करेंगे हम इस संदर्भ में। लेकिन आपको ये बात ध्यान भी रखनी है, और भारत रत्न से संबंधित क्या क्या किस हिसाब से प्रश्न बन सकते हैं इनके संदर्भ में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कब मिला ये तो विषय रहेगा ही, क्योंकि नाम है उस व्यक्ति का सिलेबस में, तो उसको भारत रत्न कब मिला है ये बात तो याद करनी है। इसके अलावा जो भी बातें होंगी, तो इस चरण के राष्ट्रीय नेताओं के संदर्भ में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के क्लास में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कश्मीरी पंडित थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में चर्चा करें उससे पहले एक योगदान के संदर्भ में, इनके जीवन परिचय, कार्यों पर पढ़ें उससे पहले हम ये चर्चा करें कि इनको क्यों पढ़ रहे हैं। शायद मेरे दृष्टिकोण से अगर इनकी जगह कोई और व्यक्ति उस समय प्रधानमंत्री होता, हालांकि हो सकता है कि किस दिशा में क्या जाता, लेकिन इनका एक दो चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं भारत राष्ट्र के लिए या जन सामान्य के लिए। एक, इनकी जगह जो भी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि प्रतिद्वंद्वी थे प्रधानमंत्री पद के, वो शायद इतने सेक्युलर नहीं थे, तो धार्मिक ध्रुवीकरण की स्थिति बन जाती। ऐसी स्थिति में इन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की जो नीति अपनाई, शायद ऐसा सामंजस्य बैठाना मुश्किल था। तो अपने आप में एक बड़ी, हो सकता है कि आप में से कई इस बात से थोड़ा सा क्योंकि बहुत लंबा विषय कि साहब इन्होंने इस प्रकार की ये नीति अपनाई, उन परिस्थितियों में इससे बड़ी कोई नीति, अच्छी नीति हो नहीं सकती थी। ये चीज निर्भर करती है परिस्थितियों पर। दूसरी बात, अगर उस समय भारत क्लियर समाजवाद में चला जाता तो भी दिक्कत होती, और क्लियर पूंजीवादी व्यवस्था में चला जाता तो भी दिक्कत होती। तो समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण, और विशेष तौर से समाजवादी मॉडल को अपनाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि इन्होंने, यानी ये खुद समाजवादी विचारधारा के थे, तो परिणामतः समाजवादी मॉडल को अपनाया। पूंजीवाद में होता क्या है कि ये तो आपको पता है कि भाई पूंजीवाद में जो भी उत्पादन के साधन होंगे उन पर नियंत्रण, सेवा या उत्पादन के साधन है उन पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का होगा। जबकि इन्होंने जो आइडियोलॉजी अपनाई, जिसको लागू किया, उसमें मुख्यतः सरकारी नियंत्रण, आगे चलकर एक यानी एक परंपरा डाल दी कि निजीकरण के साथ साथ सरकारी स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि आम जनता को फायदा हो। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में, निजीकरण की व्यवस्था में केवल कुछ वर्ग विशेष को फायदा हो सकता है, आम जनता को फायदा नहीं हो सकता। तो आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए एक प्रकार से, और ये इस विजन के साथ काम करना, क्योंकि भारत देखो सदियों से शोषित था, और अगर उस शोषण की व्यवस्था में फिर पूंजीवादी व्यवस्था लाद दी जाती तो संसाधनों पर नियंत्रण वापस केवल एक वर्ग विशेष का हो जाता, और वो जो शोषित वंचित वर्ग वर्षों से था वो वापस वंचित ही रह जाता। तो बहुत बड़ी दयनीय दशा होती।
उस स्थिति से उबारने का कार्य शायद एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो विजन रखना। इसीलिए तो देखो, उन्होंने किसी प्रकार के मंदिर मस्जिद वाले इस रूप में न जाकर उद्योगों को मंदिर का दर्जा दिया, जो बड़े बांध हैं, उद्योग हैं, उन पर बल दिया उस शुरुआत में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी इनके संदर्भ में। तो खैर, पहले हम जीवन परिचय की बात करें, फिर उनके कार्यों की बात करें। तो जन्म 14 नवंबर, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में, 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। पिता मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप देवी। तो मोतीलाल नेहरू उस समय के प्रसिद्ध वकील थे और ये उनके पुत्र हैं। मोतीलाल नेहरू के 3 संतानों में दूसरे क्रम के, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बहनें 1 भाई, यानी ये एक, और इनके 2 बहनें थी, जिनमें एक बहन का नाम तो आपने शायद सबने सुना है, विजय लक्ष्मी पंडित, इनसे बड़ी थी। एक छोटी थी कृष्णा नाम से, तो वो राजनीति से प्राय दूर रही, इसलिए उनका नाम प्राय नहीं आता है, ठीक है। तो खैर, हमें क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित इस संदर्भ में आपको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, वो विजय लक्ष्मी पंडित को ही है, वो गौरव, ठीक है। तो खैर, हम फिलहाल भाई बहनों की इनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि मोतीलाल नेहरू के 3 संतान थी, उनमें ये दूसरे नंबर के थे। पहले नंबर की विजय लक्ष्मी पंडित थी, इनकी बड़ी बहन थी, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, लेकिन एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आगे की शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड, लंदन गए 1905 से लेकर 12 तक, ठीक है। 5 से 12 तक ये इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की, 1905 से 12 तक। इस दौरान आपको देखो 3 शिक्षण संस्थाओं के नाम याद करने हैं। एक हेरो स्कूल, हेरो स्कूल, तो प्रारंभ में सबसे पहले इन्होंने हेरो स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में मिडल्टन कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन 3 शिक्षण संस्थाओं में इस दौरान शायद किसी एक का हमने नाम छोड़ दिया होगा इसमें नोट्स में, हाँ, ये बात ध्यान रखनी है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कब से कब तक, 1905 से 12 तक लंदन में शिक्षा ग्रहण की है इंग्लैंड में। यह है मिडल्टन कॉलेज, इंग्लैंड में शिक्षा के लिए, ठीक है। अब देखो, हालांकि आपको शिक्षा वाली प्रारंभिक हेरो स्कूल का संबंध क्योंकि हेरो स्कूल इनके अध्ययन के क्षेत्र में काफी चर्चित रही है, तो इसलिए पूछ सकते हैं कि भाई इंग्लैंड में प्रारंभ में इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो किस स्कूल में हुई थी वहाँ पर, तो हेरो स्कूल में, फिर उसके बाद में मिडल्टन कॉलेज में, ठीक है। अब इनकी शिक्षा के क्षेत्र में देखो, इन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री और बैरिस्टर यानी वकील की डिग्री प्राप्त की थी। तो यहाँ विज्ञान विषय में स्नातक और यहाँ बैरिस्टर या वकील की डिग्री। तो ये भी वकील है, अपने पिता की बात थी। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने वकालत का पैसा, वकालत की डिग्री है उसको त्याग दिया था, क्योंकि गांधी जी ने उसमें प्रोग्राम रखा था, ठीक है। अब देखो, इनके संदर्भ में बात करें, 1912 में ये भारत आए इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्ति के बाद। तो 12 में भारत आए तो सबसे पहले ये कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन में भाग लेंगे।
पहली बात, इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण के लिए कब से कब तक रहे हैं 5 से 12 तक। 12 में आए हैं तो 12 में पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेंगे। 12 तो बांकीपुर तो कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार भाग लेंगे ये। यानी कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया, वो कौन सा अधिवेशन है? 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर कहाँ है? बिहार। ठीक है, तो बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार इन्होंने भाग लिया था। और इस जो ये अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? RN मुद्धोकर। वैसे आप मुद्धोकर नाम ध्यान रखना, मुद्धोकर इस रूप में कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इस, देखो बांकीपुर अधिवेशन के बारे में बाकी प्राय हम कोई विशेष बात याद नहीं रखते हैं, लेकिन आपको इसलिए ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में, और वैसे भी भाई देखो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है, गांधी जी के साथ रहे हैं प्राय। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद इनकी तिकड़ी थी एक प्रकार से ये प्राय, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं कि किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था इन्होंने। तो किस अधिवेशन में भाग लिया है? बांकीपुर अधिवेशन में। कब? 1912 में। और ये कांग्रेस के सदस्य बाद में बने हैं। पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया है और अगले वर्ष ये कांग्रेस के सदस्य बने हैं। हालांकि ये बात आपसे सदस्य वाली बात नहीं पूछेंगे, आपसे इतना ही कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। तो किस अधिवेशन में? 1912 के अधिवेशन में। 1913 में ये कांग्रेस के सदस्य बन गए। 13 में कांग्रेस के सदस्य बन गए। ठीक है, लेकिन सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करना शुरू करेंगे 1920 असहयोग आंदोलन से। यानी 12 से ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस के सदस्य बन गए, लेकिन राजनीति में, क्योंकि गांधी जी के साथ 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी वकालत की डिग्री को त्याग दिया, छोड़ दिया। क्योंकि गांधी जी ने प्रोग्राम रखा था कि भाई जो भी सरकारी उपाधियां हैं, पद हैं, उनका त्याग करेंगे। तो इस क्रम में जो सरकारी वकील थे वो वकालत का जो भी अपनी डिग्रियां वगैरह वापस लौटा रहे थे, तो उनमें इन्होंने वकालत का कार्य छोड़ दिया, वो डिग्री है, वो पद है, वो त्याग दिया। ठीक है, अब देखो यहां से हम बात करें, गांधी जी के प्रबल समर्थक रहे हैं, इस बात का अंदाज इस बात से लगा लो, जब आंदोलन वापस लिया गांधी जी ने, तो सब लोगों ने उनके आंदोलन को वापस लेने की आलोचना की। लेकिन सामान्य तौर पर देखो युवा थे, इसका मतलब थोड़ी बहुत तो आलोचना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने प्रखर आलोचना की, सुभाष चंद्र बोस ने प्रखर आलोचना की। इन्होंने आगे बढ़कर सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार की आलोचना नहीं की, उल्टा उनका सहयोग किया। इसके अलावा इन्हीं के पिता ने गांधी जी की नीतियों के विरुद्ध जाकर एक दल की स्थापना की, स्वराज दल। भाई मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन लोगों ने मिलकर ही तो की थी ना स्वराज दल की 1923 में स्थापना। अब देखो प्राय हमसे पूछते हैं कि स्वराज दल के सदस्य कौन थे और कौन नहीं थे। ध्यान ये रखना, इनके पिता ने स्थापना की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस स्वराज दल के सदस्य नहीं थे। यह बात ध्यान रखनी है आपको कि ये स्वराज दल के सदस्य नहीं बने थे। तो इसलिए कई बार हम ये सोच लेते हैं कि साहब ये परिवर्तनवादियों में थे या अपरिवर्तनवादियों में। तो अब बताओ, आप परिवर्तनवादियों में थे या अपरिवर्तनवादियों में? अपरिवर्तनवादियों में, क्योंकि परिवर्तनवादी तो स्वराजवादी थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की वो थे। तो ये स्वराज दल के सदस्य नहीं बने थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो खैर, अब ये यहां से लोकप्रिय, एक प्रकार से लोकप्रिय हो जाते हैं। और 1927 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, शायद बेल्जियम की राजधानी होगी, तो ब्रुसेल्स में एक साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और वहां जो जो साम्राज्यवाद से पीड़ित देश थे, उनके प्रतिनिधियों का वो सम्मेलन था। और उससे आने के बाद ये एक प्रकार से और ज्यादा अधिक, हालांकि इनकी आइडियोलॉजी समाजवादी
थी, लेकिन वो और ज्यादा प्रखर बन गई। अब वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के विरोधी बन गए और समाजवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। ठीक है। और जब कांग्रेस के भीतर एक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है 1934 में, जयप्रकाश नारायण स्थापना करते हैं उसकी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जिनका हमने नाम पढ़ा था, है ना, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब मिलकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करते हैं। उस दल के ये भी सदस्य रहते हैं। तो ध्यान रखना, स्वराज दल के तो ये सदस्य नहीं थे, लेकिन कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, पहली बात तो कई बार ये बात भी आपसे पूछ सकते हैं। देखो, यहां तो इनमें आपको सन केवल याद करनी है। 1912 बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। उसके बाद में आपको डायरेक्ट याद करना है 1927 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लिया है और भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह बात पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, कि इस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। और अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, प्राय जब हम चर्चा करते हैं, देखो, चंद्रशेखर आजाद पहली बार जेल कब गए? 1921 में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल कब गए? 1921 में। तो इनके बारे में भी यही बात ध्यान रखना है कि 1921 में असहयोग आंदोलन की, मोस्टली ज्यादातर नेता जो गांधी जी के साथ हैं वो असहयोग आंदोलन के दौरान ही पहली बार जेल यात्रा करके आते हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये पहली बार जेल गए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बाय द वे कभी पूछे तो। ठीक है, चलो आगे बात करें। 1924 से 26 तक, इससे पहले ये बीच में थोड़ा पहले कर लेते ज्यादा ठीक था, लेकिन यहां लिख लेते हैं। 1924 से 26 तक ये इलाहाबाद नगर निगम के महापौर रहे थे। इलाहाबाद नगर निगम के महापौर। अभी हम चर्चा करेंगे, देखो, मोस्टली जो हमारे लीडर हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अहमदाबाद जो नगर निगम है उसके महापौर रहेंगे। ठीक है, ये भी इलाहाबाद इस नगर निगम के महापौर हैं। ठीक है, कब से कब तक? 1924 से 26 तक। ये बात पूछी जा सकती है। ये सन पहले इसलिए ले ली कि ये प्राय, क्योंकि महत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 1912 वाली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सन के संदर्भ में भी, घटना के क्रम में भी, क्योंकि ये पूछते हैं ब्रुसेल्स में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन में भारत की ओर से या कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वो कब हुआ था ब्रुसेल्स सम्मेलन? 1927 में। तो इस वजह से याद रखनी है। फिर इसके अलावा 1924 से 26 तक ये इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं। फिर 1934 से पहले देख लेते हैं अगर कोई और बात हो तो। हाँ, 26 से 28 तक कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। 1926 से 28 तक कांग्रेस के महासचिव, अच्छा, आप बता सकते हो कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? पढ़ चुके हैं हम। एओ ह्यूम लंबे समय तक रहे थे। बाद में दूसरे दिनसा एदलजी वाचा, बात हुई थी अपनी। ठीक है, तो खैर चलो, ये बात आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, अब तक याद है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वाली स्थिति नहीं है। चलो खैर, ठीक है, तो 26 से 28 तक ये कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। अध्यक्ष की अलग बात करेंगे हम। अच्छा, लगे हाथ, अध्यक्ष किन किन अधिवेशनों की अध्यक्षता की है वो भी चर्चा कर ले हम। कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं ये। कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। लाल फेज का मतलब यह है लाहौर, लखनऊ, फैजपुर। तो लाल फेज यानी इस प्रकार से आप याद रखोगे
कि इन्होंने एक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कब हुआ था? 1929 में। तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर उसके बाद में 1936 में दो होते हैं। 1936 में 37 वाला 36 में ही बुला लिया जाता है, क्योंकि 37 में चुनाव होते हैं, इसलिए उसको पहले बुला लेते हैं। तो इसलिए ये और पहले ये तो हो जाता है अप्रैल में, अप्रैल 1936, और ये दूसरे वाला होगा दिसंबर 1936। ठीक है, ये लखनऊ और ये फैजपुर, फैजपुर। ठीक है, अब देखो इनके संदर्भ में ये दो महत्वपूर्ण है अधिवेशन। पहली बात 3 अधिवेशनों की, एक बात ध्यान रखना, आजादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता 3-3 बार 2 व्यक्ति करेंगे। 2 व्यक्ति 3-3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे। उनमें एक दादा भाई नौरोजी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति, तो पहली बात अगर ऑप्शन में आए कि ए और शे दोनों, यानी दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू दोनों, तब तो आपको दोनों करना है। लेकिन दोनों में से कोई एक चॉइस करनी हो तो आपको नेहरू जी को करना है। क्यों? उसके पीछे कारण बता रहा हूं, कारण ये बता रहा हूं, अभी देखो हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अपने सिलेबस वाले पहले लगातार देखो, एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी 3 व्यक्तियों का नाम लिया था कि तिकड़ी है एक राष्ट्रीय आंदोलन में, ये तीनों हमेशा लगभग एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलेंगे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी का। देखो सुभाष बाबू भी समाजवादी थे, अब इनमें आपस में इस प्रकार की, तो देखो जब हम तिकड़ी की बात करें तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से देखो, यहां से शुरू करेंगे हम 36 से। 36 में अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, दोनों अधिवेशनों के। 37 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। 38 और 39 में कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 40 में बन जाते हैं कौन? मौलाना आजाद। 40 में मौलाना आजाद, 40 के अधिवेशन से, और 40 से लगातार फिर 45-46 तक लगातार मौलाना आजाद ही रहेंगे। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इसका मतलब वो लगातार, अब आप ये कहोगे साहब फिर ज्यादा बार में नाम जवाहरलाल नेहरू का क्यों आ रहा है? उनका आना चाहिए, वो सर्वाधिक समय तक रहे हैं, सर्वाधिक अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं की है उन्होंने, मौलाना आजाद ने, क्योंकि बीच में विश्व युद्ध शुरू हो गया ना 39 में, तो उसके बाद में फिर अधिवेशन बस वो 40 वाला हुआ, फिर उसके बाद में सीधा 46 में फिर कोई अधिवेशन नहीं होता इस दौरान। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से वो लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं, अधिवेशनों की अध्यक्षता करने का अवसर नहीं मिलता है। 3-3 अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो क्रम से अब देखो, याद तीनों आपके सिलेबस में है, और मैंने कहा कि तीनों प्राय सहयोगी थे, तो लगातार 36 से लेकर 46 तक ये 3 ही अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के। हां, सुभाष बाबू के त्यागपत्र देने के बाद उनके स्थान पर बनाया जाता है कार्यकारी अध्यक्ष, किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वो एक अलग विषय हो गया, वो अलग विषय हो गया। बाकी ये 3 ही रहेंगे यहां अध्यक्ष, यानी लगभग ये कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक कांग्रेस पर इन 3 व्यक्तियों का ही अध्यक्ष पद रहेंगे, ये 3 व्यक्ति। समझ आ गई शायद बात? तो लगातार आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो लाहौर वाला तो क्यों प्रसिद्ध है? 1929 का आपको पता है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें, और स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। तो काफी महत्वपूर्ण था ये 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, फिर ये फैजपुर वाला मैंने कहा ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? कि पहला अधिवेशन है जो गांव में होता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो गांव में होता है, वो फैजपुर अधिवेशन है 1936 का। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बेलगांव नहीं है 1924 वाला, गांधी जी वाला बेलगाम कर दो कहीं, क्योंकि नाम गांव लगा हुआ है लेकिन बेलगांव तो शहर है। यह बात ध्यान रखनी है। पहला ग्रामीण यानी गांव में हुआ अधिवेशन कौन सा है? फैजपुर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी?
जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये 3 अधिवेशन कांग्रेस के। हां, 1946 में थोड़े समय के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है इन्हें, कांग्रेस का थोड़े समय के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन वो किसी अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय भी नहीं करते। इसलिए 3 बार ये अध्यक्ष, 3 अधिवेशनों के ये अध्यक्ष बने हैं और 3 के ही दादा भाई नौरोजी बने। तो पहली बात तो आपके दोनों देंगे नहीं अगर ऐसे एंगल में, और दे दे तो क्योंकि ये 46 में थोड़े समय के लिए बनते हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते लेकिन अध्यक्ष बनते हैं। इसलिए हो सकता है कि अगर दोनों में से एक चॉइस करनी हो तो आप पंडित नेहरू को करोगे वहां पर चॉइस। बात समझ आ गई मेरे ख्याल से। पहली बात, दोनों ने, अगर बात बराबर की बात आए तब दोनों को बराबर वेटेज देना है कि दोनों ने 3-3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है, 3-3 बार अध्यक्ष बने हैं। ये थोड़े समय के लिए कार्यकारी, बीच में अध्यक्ष 46 में एक बार और बनाए जाते हैं, लेकिन वो प्रायर रिकॉर्ड का मामला नहीं है। इसलिए आपको अगर दोनों में से बराबर वाला प्रश्न हो तब तो बराबर की बात आएगी। हां, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, एक को प्रधानता देनी है, तब किन को देनी है? जवाहरलाल नेहरू को, ऐसी सूरत में। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। तो 1936 में ये इस फेज पूरे 2 अधिवेशनों के लगातार, ये बात भी ध्यान रखना, देखो लगातार है इन दोनों अधिवेशनों के अध्यक्ष ही है। 36 के लखनऊ अधिवेशन के और 36 के फैजपुर, दोनों 36 में ही है। कई जगह ये 37 दिया हुआ है, 37 नहीं है, 36 ही है। क्लियर है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ये बताया था बीच में, क्योंकि ये तो अधिवेशनों के क्रम में बात ली है। 1934 में ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बनते हैं। देखो, कांग्रेस समाजवादी दल जो कांग्रेस के भीतर ही है, उसकी स्थापना तो कब हुई? 1934 में। किसने की? तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण, जेपी बोलते, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, आचार्य नरेंद्र देव, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो इसके जवाहरलाल नेहरू भी इस दल के सदस्यों में से एक थे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर देखो एक बात और कि गांधी जी के समर्थक थे और कुछ मामलों में हम ये कह सकते हैं कि अगेंस्ट भी गए हैं। जैसे नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने अपने पिता का भी, यानी पिता का भी विरोध किया है उस जगह पर कि उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की बात थी, इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की बात की। तो पूर्ण स्वराज्य संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले जिस अधिवेशन में पारित किया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। और इसी मुद्दे पर उस नेहरू रिपोर्ट 28 वाली का विरोध करते हैं। ठीक है, तो यह बात भी आपको 1934। अच्छा, 1939 में एक आपने नाम पढ़ा था, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। जब हम प्रजामंडल पढ़ रहे थे तो वहां एक संगठन की चर्चा आई थी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना बंबई में हुई थी। रामचंद्र राव जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, कन्हैयालाल कलंतरी, विजय सिंह पथिक आदि ने उसकी स्थापना की थी। याद तो है क्या? ऐसी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो उस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 1939 में अध्यक्ष बनते हैं ये बात भी ध्यान रखना। 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसको ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन को ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस, ठीक है, या अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बने थे, यह बात ध्यान रखनी है आपको। चलो आगे बात करें इनके संदर्भ में।
अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। तो अंतरिम सरकार देखो, बाकी आंदोलनों में जैसे गांधी जी के साथ है हर आंदोलन में, तो ये तो चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। अब इनके संदर्भ में ये बात ध्यान रखनी है कि 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। तो उस अंतरिम सरकार में ये उपाध्यक्ष बने थे। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष कौन थे? स्वयं वाइसराय या गवर्नर जनरल अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के, जबकि इनको उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। उसमें विदेश मंत्री और उपाध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के अंतर्गत। ये चर्चा वैसे अपने पहले हो चुकी है, लेकिन ये बात ध्यान, जब इनकी के संदर्भ में बात चल रही है तब ध्यान रखना, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ समितियां हैं, उन समितियों के ये अध्यक्ष भी रहे थे। तो आपको ध्यान रखना किन किन समितियों के ये अध्यक्ष रहे थे। तो आप में से पहले यहां बिना नोट्स में देखे बिना जिनको पता है किन किन समितियों के अध्यक्ष रहे थे, ऊपर हाथ करो, देखें एक बार। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा जिनको पता है। चलो कोई बात नहीं, जिन जिन समितियों हैं, हाँ, एक तो संघ शक्ति समिति और एक संघ संविधान समिति और एक राज्य समिति। दोबारा देखो, एक तो संघ संविधान समिति, एक संघ शक्ति समिति और एक राज्य आ जाएगी राज्य समिति। राज्य समिति, ठीक है। इन 3 समितियों के अध्यक्ष थे संविधान सभा के अंतर्गत। संविधान सभा में विभिन्न समितियां बनी थी, तो समितियां या उप समितियां जो भी, तो उनमें से इन 3 के ये अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है पटेल किन समितियों के अध्यक्ष थे, डॉक्टर अंबेडकर किन समितियों के अध्यक्ष थे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो हैं उनके बारे में ये बातें याद रखनी है। और हम देखो, अमू कोई महत्वपूर्ण मत छांट छो, ऑलरेडी पहले वो महत्वपूर्ण ही छाटेड़ा है। इसलिए आप अगर कहीं ये सोच लो कि साहब अमू आप थोड़ी कुछ कम करें, ऐसा करने का प्रयास नहीं करना है। ये हर वो चीज है जो काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इनमें से कम करने की कोशिश मत करना। तो याद करने हैं इनको अच्छे तरीके से। चलो, फिर जब देश स्वतंत्र हुआ, पहले तो अंतरिम सरकार में तो उपाध्यक्ष थे ही थे ये। जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब देखो, प्रथम प्रधानमंत्री बने तो देखो 2 चीजें आपको याद रखनी है यहां पर। 2 चीजें, 1947 से 1950, ठीक है। फिर उसके बाद में, अच्छा 1950 में संविधान लागू हुआ है, ठीक है, लेकिन यह निर्वाचन कब हुआ? 52 में। तो आप चाहो तो इसको देखो, यहां एक दिक्कत यह आएगी कि हम इसको 50 से बस यहां तक, फिर उसके बाद में 1950 से लेकर कब तक? 64 तक, मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। तो देखो, एक कार्यकाल तो ये हो गया इनका, एक कार्यकाल तो ये है इनका, 3 ये, तो टोटल ये 4 बार शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री पद की स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं? लगातार 4 बार। लेकिन कितनी बार निर्वाचित हुए हैं? 3 बार, क्योंकि 52 से चुनाव हो गए ना भाई। इससे पहले यहां ये चुनाव जनता द्वारा तो चुनाव हुए नहीं ना एक प्रकार से। तो ये बात ध्यान रखना है कि यहां पर, अच्छा अब अगर आपसे ये पूछें गणतंत्र भारत के, तो गणतंत्र भारत के 3 बार ही माने जाएंगे। ये गणतंत्र भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो 3 चुनाव, 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे गणतंत्रीय भारत के। लेकिन कुल मिलाकर कितनी बार बन गए? 4 बार प्रधानमंत्री बन गए और 3 बार निर्वाचित, चुनाव में जीतकर लगातार।
मृत्यु पर्यंत रहे हैं, अर्थात 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। 1947 से लेकर तो कितने 17 वर्ष रह गए, तो सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री यही रहे हैं। ठीक है, 17 वर्ष तक रहे हैं। अच्छा, अब देखो एक बात और आपको, राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। वो भी 17 वर्ष तक ही रहे हैं, वो भी 17 वर्ष तक ही रहे हैं। वो कब से कब तक रहे हैं अब नहीं पता ना आपको। अब देखो कैसे, आज के बाद देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर मृत्यु आपसे पूछेगी इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु भी अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाएगी। आपको केवल इतना याद रखना है कि इन दोनों व्यक्तियों ने, राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया ने भी 17 वर्ष शासन किया था। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया, कितने? 17 वर्ष तक। तो 17 तो याद रख लोगे ना। तो ये तो 47 में बने थे, 1947 में, तो इसमें 17 जोड़ दो, अपने आप आ गया कब से कब तक। तो मृत्यु कब हुई ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये मृत्यु पर्यंत रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से जोड़ने से अपने आप ही आ गया 64, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो उनकी सुखाड़िया की बात करें, 17 वर्ष तक रहे हैं, कितने वर्ष तक? 17 तक। तो 17 का उल्टा करो, 71, तो वो 1971 तक रहे हैं। अब 71 में से 17 घटा दो, ये घटाने का काम आप करोगे, गणित आपकी ठीक है। ये लो, तो 1954 से, ऐसा थोड़ी आएगा, 54 थोड़ी आएगा, सही है क्या? हाँ देख लो तो फिर। अब वापस अगर तो 54 में हाँ जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा ये 11, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब अपने आप आपको पता चल गया, करना क्या है, 17 वर्ष याद करने हैं। 17 को उल्टा कर दो 71, तो 71 तक थे, उसमें से 17 घटा दो तो 1954, तो 54 से 71 तक थे। वो कब से कब तक थे, अगर कभी ऐसी बात आए तो की बात है। चलो खैर, हम विषय से नेहरू जी से अलग चले गए, वापस बात नेहरू जी की करें। ठीक है, तो 1964 तक अर्थात मृत्यु पर्यंत तक 17 वर्ष तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, जो सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, पद पर रहे हैं। फिर उसके बाद में अब देखो, इनको अपने इनके जीवन काल में ही भारत रत्न मिल गया था। कब? 1955 में। यह बात भी ध्यान रखना आपको, 1955 में इन्हें भारत रत्न। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले और एकमात्र गवर्नर जनरल जो भारतीय हैं, इन तीनों को अपने जीवन काल में ही भारत रत्न मिला है। बात समझ आ गई? तो याद करने में आपके दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाकी हम जिनकी चर्चा करेंगे अपने सिलेबस में आगे, वो तो उनको बाद में मिलता है, मरने के बाद, मरणोपरांत। इन तीनों को अपने जीवन काल में ही मिल गया है। किनको? सी राजगोपालाचारी, तो वो तो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बात समझ आ रही है यहां पर? भाई भारत के एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल थे, और प्रथम और अंतिम वही थे। तो एक तो सी राजगोपालाचारी याद रख लोगे, एक पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों को अपने जीवन काल में ही यह भारत रत्न मिल गया था। अब कब कब मिला ये बात करेंगे हम चर्चा, क्रम भी पूछ सकते हैं भाई इनका भारत रत्न मिलने का क्रम। तो पहले तो देखो, जिनको जीवन काल में मिला है वो आपको याद करने हैं, बाकी जो आपके आएंगे अभी जिनकी हम चर्चा करेंगे उन सबको मरणोपरांत मिला है। जो अपने सिलेबस में हैं उनमें इनको छोड़कर बाकी सबको मरणोपरांत मिला है। तो आपकी समस्या नहीं रहेगी याद करने में। पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और एकमात्र गवर्नर जनरल जो भारतीय हैं, इनको अपने जीवन काल में मिल गया भारत रत्न। तो पंडित नेहरू को कब मिला है? 1955 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो खैर, अब इसके अलावा बाकी इनकी बात करें।
अच्छा, इन्होंने एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था 1938 में, नेशनल हेराल्ड, जो अभी चर्चा का विषय भी था थोड़े दिनों पहले तक। ठीक है, शायद अब भी होगा मेरे ख्याल से चर्चा में, अभी चर्चा में चल रहा है अभी भी। तो आपको ध्यान रखना है 1938 में इन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, यह बात याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में इनकी पुस्तकें, देखो पुस्तकें बहुत पॉपुलर रही हैं, बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। तो पुस्तकों के संदर्भ में हम चर्चा करें तो देखो, सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से तो कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, भारत एक खोज या भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा इसके बारे में शायद मैंने बताया था आपको पहले कि यह अहमदनगर जेल के कैदियों को समर्पित है। अहमदनगर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको अहमदनगर जेल में रखा गया था और वहां उस जेल में रहते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। 1944 में यह पुस्तक लिखी थी और 1946 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 44 में लिखी और 46 में प्रकाशित। प्रसिद्ध है इसलिए इसकी दोनों बातें याद कर सकते हो आप, और प्रकाशन वाली भी बात याद कर सकते हो, यह बात भी कि 44 में यह पुस्तक लिखी गई है और 46 में इसका प्रकाशन हुआ था और अहमदनगर जेल में लिखी गई है। ठीक है, एक बात। दूसरी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस प्रकार से लिख लेंगे इसको। वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की झलक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस पुस्तक में पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का भी संकलन है। इस पुस्तक में अलग से भी है, पत्रों की पुस्तक अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इस प्रकार की पुस्तक जिसमें कि पत्रों का संकलन है, इंदिरा को लिखे गए पत्रों का संकलन है, तो वो पत्र जो जेल से लिखे उन्होंने, उन पत्रों का संकलन है इसमें। तो आप ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की झलक, इतिहास की झलक, यह भी काफी प्रसिद्ध पुस्तक रही है और इसमें इंदिरा को लिखे गए पत्रों का संकलन है, यह बात भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद में एक, जब पत्रों की बात चल रही है तो एक अलग से पुस्तक है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर हिज फादर टू हिज डॉटर। आप इसको ऐसे याद कर लो, पिता के पत्र पुत्री के नाम। पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, तो और बाकी अगर इस हिसाब से याद करो तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ए बंच गुच्छा ऑफ ओल्ड लेटर हिज फादर टू हिज डॉटर, टू हिज डॉटर। ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है। तो अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये अलग से पुस्तक है। इसके अलावा अगर पूछे कि इंदिरा को लिखे गए पत्रों का संकलन किस पुस्तक में है, तो इस ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है। इसमें विश्व इतिहास से संबंधित बातों का जिक्र करते हुए पत्र लिखे गए हैं, तो ये थोड़ी बड़ी बात है, अलग बात है। इसके अलावा सोवियत रूस, एक पुस्तक लिखी सोवियत रूस। फिर इसके अलावा
हाँ, आत्मकथा की अलग से चर्चा कर लेंगे। हिंदुस्तान और ये विश्व, हिंदुस्तान और विश्व, फिर उसके बाद में चीन, स्पेन और विश्व, चीन, स्पेन और विश्व, फिर उसके बाद में हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की एकता, और फिर उसके बाद में हिंदुस्तान में 18 महीने, हिंदुस्तान में 18 महीने, और लास्ट में इनकी आत्मकथा, मेरी कहानी, ऑटोबायोग्राफी, मेरी कहानी नाम से ऑटोबायोग्राफी। अब ध्यान ये रखना, ये जो मेरी कहानी इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसका अमेरिकी संस्करण एक अलग नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम है टूवर्ड फ्रीडम, आजादी की ओर। ये बात ध्यान रखना, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, टूवर्ड फ्रीडम, आजादी की ओर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि जो मेरी कहानी है उसी का अमेरिकी संस्करण इस नाम से है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये पुस्तकों के संदर्भ में रही बात। अब इनके कुछ नारे, एक तो आपने बचपन से सुना होगा, आराम हराम है, ये लागू कर लो अपने पर। हाँ, जैसे आपने विवेकानंद वाला लागू कर लिया ना अभी, उठो जागो और जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो, कर लिया होगा लागू। हाँ, तो अब आप आज एक नया और लागू कर लो, गेल को तो यो को नहीं, यो बेरो को नहीं, आराम हराम है। एक तो इनका ये कथन है, जो पूछ सकते हैं हम उनकी चर्चा करें। ठीक है, इसके अलावा देखो, बाकी आप चाहो तो इनमें से टिक लगा सकते हो। एक तो आराम हराम है, पूछ सकते हैं। कोई राष्ट्र स्वावलंबी नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। कोई राष्ट्र स्वावलंबी नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, कि इंग्लैंड भी भारत पर निर्भर है, तो यह बात भी ध्यान रखना। फिर यह सबसे काफी महत्वपूर्ण है, कौन सा? हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं बल्कि साम्राज्यवाद है। हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं बल्कि साम्राज्यवाद है, यह तो याद रखना ही है। और राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। हालांकि ये चाहे टिक लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। राज्य व्यक्ति के लिए, राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। फिर उसके बाद में देखो, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट हम पर भी उल्टी पड़ सकती है, लेकिन हम मजबूर हैं। तो बस इतना ही वाक्य ध्यान रखना है आपको, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, बस इतना नाम याद रख लेना। फिर उसके बाद में ये बात भी थोड़ा सा, क्योंकि किसानों के मुद्दे प्राय छाए रहते हैं, कि भारत की सबसे बड़ी यानी एकमात्र सबसे बड़ी समस्या है वो है किसान समस्या, और है रियल में ही है ये। मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब सा मिश्रण, घोल बन गया हूं। अजीब सा घोल, मिश्रण। हाँ, ये घोल नहीं है, घोल है, मिश्रण, मिलाया हुआ, मिक्स किया हुआ, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये तो बाकी, राजनीतिक आजादी जनता की आर्थिक मुक्ति के बिना बेकार है। राजनीतिक आजादी जनता की आर्थिक मुक्ति के बिना बेकार है। बस अच्छा देखो, ये हालांकि कंट्रोवर्शियल है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा आपको कि नेहरू जी कुल कितनी बार जेल गए। कई किताबों में 11 बार मिलता है, कईयों में 9 बार मिलता है। आपको देखो अब क्या याद करना है,
हाँ 9 बार नहीं आए तब 11 बार करना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 9 बार जेल गए और कुल 9 वर्ष तक जेल रहे। बहुत बड़ी बात है ये। कुल मिलाकर जब इनका यह समय निकाला जाए तो 9 वर्षों तक, अलग अलग समय में जेल रहे तो 9 वर्षों तक ये जेल। अब आप ये कहोगे बहुत बड़ी वो, उनकी तो जो बेचारे आजीवन रहे हैं। खैर, तो देखो एक मिनट, अगर ये पूछे कि कुल कितने वर्ष जेल में रहे तब आपका उत्तर क्या होगा? 9 वर्ष। कितनी बार जेल गए तब भी आपका उत्तर होगा 9 बार। और 9 बार ऑप्शन में नहीं है तो 11 बार। लेकिन आप 11 बार वाला रहने दो, 9 बार वाला याद करो, क्योंकि एग्जाम लगभग तय है ये रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो 9 बार जेल गए हैं। कितने वर्ष? कुल 9 वर्ष, कुल अवधि। कभी कम तो कभी ज्यादा, कुल मिलाकर 9 वर्ष हुआ। यह बात ध्यान रखनी है ये। ठीक है, फिर अच्छा, ये बात हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ तो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। प्रथम तो कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, और इसके अलावा 1961 में अब्दुल गयाल नासिर और मार्शल टिट्टो, मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टिट्टो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये 3 मुख्य कर्णधार थे 1961 में जिस आंदोलन की शुरुआत की है, नेहरू, नासिर, टिट्टो। ठीक है, तो ये बात रही पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के अंतर्गत अगले हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका राजस्थान और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। तो खैर, इनकी जो भूमिका है वो एकीकरण में, ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जगह है। अगर देखो, हर व्यक्ति की भूमिका तय होती है। जैसे कई बार हम ये कहते हैं ना कि साहब बाहुबली में प्रभास की जगह कोई और होता तो शायद इतना अच्छा नहीं बैठता, ऐसा सोचते हैं हम। हो सकता है कि कोई उनसे भी अच्छा बैठता, लेकिन अमूमन हमारी धारणा ये बन गई। ठीक वैसे ही ऐसे कि शायद इनकी जगह कोई और होता तो शायद इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता एकीकरण वाली जगह। ऐसा हर चीज में हम प्राय जब तुलना करते हैं तो इनके बारे में कि भाई एकीकरण वाला कार्य इस प्रकार का था कि वो इनकी जगह कोई और होता तो शायद इस प्रकार के निर्णय इतने नहीं लेता, वो किंतु परंतु कुछ सोचता। और इन्होंने जो भी निर्णय लिए वो प्राय बोल्ड थे उस मामले में, एकीकरण वाले मामले में। और बहुत बड़ी समस्याएं थी। जब आप केवल हम इतना ही सुन रहे हैं कि बस भारत स्वतंत्र हुआ और एक हो गया, बहुत बड़ी समस्याएं थी। भाषा की समस्याएं थी, धर्म की समस्याएं थी, बहुत बड़े पैमाने पर क्षत्रिय समस्याएं थी। जब हम पूरा भारत का एकीकरण पढ़ते हैं तब पता चलता है कि बहुत बड़ी समस्याएं थी। और उन समस्याओं से पार पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। और उस कार्य को इन्होंने बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। ठीक है, और इसी कारण तो आपको पता है इनको भारत का लौह पुरुष, और आपको बता दूं दुनिया की सबसे बड़ी लोहे की मूर्ति इन्हीं की है। ये भारत के लौह पुरुष हैं, तो आपको यह भी याद रह जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी लोहे की मूर्ति इन्हीं की है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछे कि किस व्यक्ति की ऐसी प्रतिमा है तो वो सबसे बड़ी इन्हीं की प्रतिमा है। तो भारत के लौह पुरुष भी हैं ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो खैर, अब देखो इनके बारे में जब हम चर्चा करें तो पहली बात, इनका जन्म 1875 में गुजरात के बोरसद नाम के गांव में हुआ था। जन्म 1875 गुजरात के बोरसद गांव गुजरात में हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में ज़्यादा बाकी हमें चर्चा केवल एग्जाम ओरिएंटेड हम जब चर्चा करें तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि
इनकी शिक्षा, ये भी इंग्लैंड में पढ़े हैं और इन्होंने भी वकालत की डिग्री प्राप्त की है। नेहरू जी ने 12 में की थी, इन्होंने 13 में। यद्यपि ये उनसे बड़े हैं, देखो जब हम जन्म की सन देखते हैं तो उनसे काफी बड़े हैं, लेकिन वकालत की शिक्षा इन्होंने बाद में इंग्लैंड से ही, मिडल टेम्पल नामक कॉलेज से, मिडल टेम्पल कॉलेज से इन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की थी 1913 में। तो ये भी इंग्लैंड में वकालत की डिग्री प्राप्त करके आए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। यहां से इनका सार्वजनिक जीवन प्राय हम देखते हैं सार्वजनिक रूप में। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह है, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह का संचालन करते हैं इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर, और इसी सत्याग्रह के दौरान ये गांधी जी के संपर्क में आते हैं। तो गांधी जी से इनकी निकटता बढ़ती है इस सत्याग्रह के दौरान, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। फिर 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया, और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सरदार की इनको जो उपाधि दी गई है वो बारदोली सत्याग्रह के उपलक्ष्य में दी गई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो 1931 में, जब 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं, और 1931 में जब गांधी इरविन समझौता होता है, तो गांधी इरविन समझौते की पुष्टि के लिए कांग्रेस का जो सम्मेलन आयोजित होता है वो कहां होता है, कराची में। तो 1931 के कराची सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, यह बात ध्यान रखना। 1931 के कराची सम्मेलन की अध्यक्षता की है इन्होंने। इसी सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी। इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन से संबंधित बातें कि भाई कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। इसके अलावा इसी सम्मेलन में इसी जो ये सम्मेलन है कांग्रेस का, इसमें गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस भाग लेगी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये बात तय हुई थी। और इस सम्मेलन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कराची, पहली बात, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया था? तो किसमें? कराची अधिवेशन में। यह मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है, मसौदा, वो तैयार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह बात ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं आपसे कि 1931 के कराची अधिवेशन में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था, उस मौलिक अधिकारों के मसौदे का जो मसौदा तैयार है वो किसने, प्रारूप तैयार किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। यह बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि वो भी अपने सिलेबस में है, तो इस वजह से ध्यान रखना है। तो कराची सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कि गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी, और गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था, और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव या प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन्होंने एक अलग ही नारा दिया, अंग्रेजों एशिया छोड़ो। बोले भारत में नहीं थे, पूरी एशिया में दिखना नीचे। तो इसलिए पूछ सकते हैं आपसे कि अंग्रेजों एशिया छोड़ो, ये नारा किसका था? अरे भैया, आपने कोई आदमी आ कह रहे तू घरों बाहर निकल जा, कह रहा घरों नहीं, तुम गांव में ही नहीं दिखणु से। तो यहां ये बात कहने वाला व्यक्ति कि अंग्रेजों एशिया छोड़ो, ये नारा किसका होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये पूछते भी हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने अंग्रेजों एशिया छोड़ो, अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है। यह बात भी ध्यान रखनी है आपको। फिर इसके अलावा देखो, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो अंतरिम सरकार में इनके पास कौन सा विभाग था? गृह, सूचना, रियासतों से संबंधित विभाग है वो इनके पास था। यह बात ध्यान रखना, गृह विभाग, मोस्टली गृह विभाग, सूचना विभाग, और तीसरा रियासती विभाग इनके पास था, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था। देखो, पहली बात तो 1946 में
अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार में इनके पास क्या था? गृह, सूचना और रियासती विभाग। ठीक है, और फिर उसके बाद में रियासती विभाग का गठन हुआ। रियासती विभाग का कब? 5 जुलाई 1947 में। तो उस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे ये। सचिव तो कौन थे? वीपी मेनन। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1947 में गठित रियासती विभाग के अध्यक्ष थे और इसके सचिव थे वीपी मेनन। यह बात भी ध्यान रखना। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। एकीकरण के समय भी तो पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहास में भी यह बात आती है आपके, तो वहां भी ध्यान रखना है यह बात। और यह बात भी ध्यान रखना, देशी राज्यों के, क्योंकि इस रियासती विभाग के अध्यक्ष हैं, तो देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी कारण इन्हें लौह पुरुष पहले चर्चा कर चुके हैं, और भारत का गेरिबाल्डी, बिस्मारक, भारत का बिस्मारक, सॉरी गेरिबाल्डी ने कह के भारत का बिस्मारक, भारत का बिस्मारक, क्योंकि बिस्मारक जर्मनी का था, उसे लौह पुरुष उसी का भी नाम है, तो भारत का बिस्मारक ये जर्मनी का था। ठीक है, तो भारत का बिस्मारक भी कहा गया है इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, संविधान सभा में जो समितियां बनी थी उनमें कुछ समितियों के ये भी अध्यक्ष रहेंगे, सदस्य भी रहेंगे। तो अब किन किन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं वो ध्यान रखना है आपको। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जो संघ समिति है, संविधान की संघ समिति है, शक्ति समिति है, राज्य समिति है, उनके अध्यक्ष थे। ये किन समितियों के अध्यक्ष हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और तीसरे, मूल अधिकार समिति के। देखो, मूल अधिकार इन्हीं के जो उस अधिवेशन में पारित हुए थे ना, तो दोनों चीजें याद रह जाएंगी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, और परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी है, उसके अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखनी है कि इन समितियों के एक, देखो इनको लिख ही लेते हैं हम, ताकि संविधान सभा के अंतर्गत जो विभिन्न समितियां थी, तो उनमें सबसे पहले प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। दूसरा, हां, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं, फिर भी इन्होंने अल्पसंख्यकों के आरक्षण का विरोध किया था। तो ऐसा अगर यह बात है कि अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध करने वाले संविधान सभा में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भी थे लेकिन मुख्य रूप से ये थे। फिर इसके अलावा मूल अधिकार समिति, ये तो याद रह जाएगा आपको, मूल अधिकार समिति। और चौथी हो जाएगी आपकी परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति। इनके ये अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखनी है इनके संदर्भ में। ठीक है, फिर इसके अलावा जो संविधान संचालन समिति है और राज्य समिति, इन दो के सदस्य थे। इनके तो हैं अध्यक्ष, इनके तो, और अध्यक्ष यानी इनके तो अध्यक्ष हो गए। अब सदस्य किन किन समितियों के हैं ये बात भी ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्य। अब इनके अलावा, इनके तो अध्यक्ष हो गए, सदस्य इनके अलावा हैं संविधान संचालन समिति और राज्य समिति। संचालन और राज्य समिति, इनके ये सदस्य हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे, मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखनी है आपको। और पहले उप प्रधानमंत्री हैं भारत के, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। कब दिया गया है?
1991 में भारत रत्न। प्रदान किया गया है। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है इनके संदर्भ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में। अगले राष्ट्रीय नेता के क्रम में हम चर्चा करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। देखो, पहली बात, इनका परिवार बंगाल यानी बंगाली परिवार था, बंगाल में रहते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान, जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक प्रकार से टारगेट बनाया मुस्लिम, जो राजनीति में अग्रणी जो मुस्लिम परिवार हैं उनको, क्योंकि उनका यह मानना था कि सत्ता में जो विद्रोह है, क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि हमने सत्ता मुसलमानों से ली है, इसका मतलब जो विद्रोह का पूरा आयोजन है वो मुसलमानों ने किया है, एक प्रकार से मुख्य रूप से ये मान रहे थे। तो परिणाम तक प्रारंभ में उन्होंने मुसलमानों का दमन किया बड़े पैमाने पर, बाद में तो हालांकि तुष्टिकरण की नीति अपनाई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ऐसा किया क्रांति के जस्ट बाद। तो परिणामतः है इनका परिवार यहां से चला गया मक्का, अरब। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, हम जिन स्वतंत्रता क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं उनमें ये ऐसे क्रांतिकारी हैं मौलाना आजाद जिनका जन्म मक्का में हुआ है। ये बात भी ध्यान रखना कि इनका जन्म भारत भूमि में न होकर कहां हुआ है, मक्का में, क्योंकि उस समय इनका परिवार मक्का में ही था। वापस तो 1903 में आया है यह परिवार, 1857 की क्रांति के बाद गया था वहां पर, और उसके बाद में वहीं पर इनका जन्म होता है। इनका परिवार गया वहां पर और वहीं पर इनका जन्म होता है। कब? 1888 में। तो पहली बात यह ध्यान रखना कि इनका जन्म 1888 में कहां हुआ था? मक्का, यानी सऊदी अरब में, तो अरब प्रदेश में हुआ था। तो सऊदी अरब में इनका जन्म, मक्का में इनका जन्म हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1903 में इनका परिवार वापस आया है, और कहां? कलकत्ता में वापस बस गए। ये बंगाल में वापस आ गए, कलकत्ता में इनका परिवार वापस बस गया। ठीक है, गांधी जी के प्रबल अनुयायी थे भाई, गांधी जी के अनुयायी हैं, नेहरू जी के साथी रहे हैं। तो अनुयायी इस मामले में आप देखो ये बात कि जहां जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रबल समर्थक और एक प्रकार से हर कीमत पर पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे, ये उसका हर कदम पर विरोध करते थे। तो एक प्रकार से जिन्ना के विरोधी थे, ऐसा कह सकते हैं हम इनके मामले में। तो खैर, जो भी ये बात ध्यान रखना है आपको कि ये गांधी जी के प्रबल समर्थक थे। प्रत्येक खिलाफत आंदोलन का भी इन्होंने, भाई खिलाफत आंदोलन के जो प्रारंभिक नेतृत्व करता है उनमें से एक थे, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे ये बात भी, क्यों खिलाफत कमेटी के सदस्य हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और एक प्रकार से इनके सहयोग से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत के प्रश्न को एक करने का प्रयास किया था। तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किनकी? मौलाना आजाद की। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने देखो, अच्छा, राष्ट्रीयता के समर्थक थे, इसलिए मुस्लिम लीग से दूर रहे और अलीगढ़ आंदोलन से दूर रहे थे ये। तो ध्यान रखना, अलीगढ़ आंदोलन से इनका कोई नाता नहीं था, मुस्लिम लीग से इनका कोई नाता नहीं था। ठीक है, 1912 में इन्होंने अल हिलाल, 1912 में इन्होंने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, लेकिन 1915 में इसको बंद करना पड़ा। 1915 में बंद कर दिया इसको, उर्दू में था। फिर नया शुरू करेंगे, और नया अखबार जो शुरू किया वो था 1915 में, यानी आगे एक नया अखबार अल बिलाग, हाँ 13 में शुरू करेंगे इसको, 15 में तो इसको बंद किया है। 1913 में एक नया शुरू करेंगे, उसका नाम था अल बिलाग, बिलाल,
अल बिलाल, अल बिलाग है शायद नाम है ना, अल बिलाग, अल बिलाग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि उर्दू में इसको तो बंद किया है, और ये हालांकि ये बंद करने के बाद में शुरू करते हैं इसको 13 में, तो इसका मतलब इसको भी 13 में बंद कर दिया, 12 में शुरू किया और 13 में बंद कर देते हैं, फिर 1913 में, 15 में न करके 13 में बंद कर दिया इसको, और 13 में उसके स्थान पर नया शुरू किया अल बिलाग। ये बात ध्यान रखना, अल बिलाग बंद करने के बाद में शुरू करते हैं ये, ठीक है। तो अल बिलाग नाम से नया शुरू किया इन्होंने समाचार पत्र। पत्रकारिता के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था 1916 में, ठीक है। तो 1916 में जेल गए थे, और 1919 में जो अखिल भारतीय कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के ये सदस्य भी बनाए, जो खिलाफत कमेटी है उसके सदस्य बनाए गए थे। खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। अच्छा, खिलाफत आंदोलन में किस समाचार पत्र के माध्यम से? तो अल बिलाग के माध्यम से। वहां हमने शायद अल हिलाल लिख रखा है, अल बिलाग के माध्यम से, क्योंकि अल हिलाल तो बंद कर दिया 1913 में। यह बात ध्यान रखना है। फिर असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, यानी खिलाफत आंदोलन और पैरेलली तो चल रहे हैं दोनों एक दूसरे, तो इसलिए असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं। बड़ी बात यह है कि 1923 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, विशेष अधिवेशन के। आपको शायद मैंने पहले कभी बताया था कि कांग्रेस के कुल 3 विशेष अधिवेशन होते हैं, एक 1918 में, एक 1920 में, एक 1923 में, ठीक है। तो ये जो 1923 का अधिवेशन है जो दिल्ली में आयोजित होता है, इस 1923 के दिल्ली के अधिवेशन की, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और ये कांग्रेस के आजादी तक सबसे युवा अध्यक्ष रहते हैं। यानी आजादी से पहले जो जितने भी अध्यक्ष बने थे उनमें सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद। किस अधिवेशन के बने थे सबसे पहले ये अध्यक्ष? 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये बात ध्यान रखना, 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, और सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो आजादी से पूर्व कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे ये मौलाना आजाद। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 1940 में पुनः ये अध्यक्ष बने हैं। तो आपको पता होगा जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, तो उस समय कांग्रेस के उस अधिवेशन की, बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? बंबई में जो अधिवेशन होता है ग्वालियर टैंक मैदान में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद ही करते हैं। पता ना आपको, शायद बताया था मैंने आपको, मौलाना आजाद की अध्यक्षता में ही भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ऐसा। तो ये एक प्रकार से 1940 से लेकर और 45-46 तक, 45 समाप्ति तक और 46 की शुरुआत तक कह सकते हैं हम, ये अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1940 में ये रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। पहले 1923 में तो दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं, और 40 से लेकर 45 तक, आप 40 से 46 तक ही कर लेना चाहिए, 40 से 46 तक तो सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। सर्वाधिक बार नहीं, बार तो कौन रहेंगे? सर्वाधिक अधिक बार जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लंबे, सर्वाधिक लंबे समय तक, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है आपको। चलो, फिर उसके बाद में आपको पता है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। एक बात ध्यान रखना, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री तो थे सी राजगोपालाचारी, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री बने हैं कौन? मौलाना आजाद। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद ये पहले जो शिक्षा मंत्री है वो बने। तो भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना आजाद थे। तो शिक्षा से संबंधित ही अपना काम है, तो आपको याद रखना है भाई कौन थे दोनों संदर्भ में, ठीक है। तो 1947 से 58 तक ये शिक्षा मंत्री रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें। इनकी पुस्तकें, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं,
इनकी पुस्तकों के संदर्भ में। प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। एक गुबार एक खातिर, गुबार ए खातिर, और एक दास्तान एक करबला, करबला, और एक कुरान पर आएगी इनकी टीका, जो कुरान की व्याख्या है तर्जमान उल कुरान, बहुत प्रसिद्ध है। तर्जमान उल कुरान, जो कुरान की व्याख्या है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इंडिया विंस फ्रीडम प्राय पूछते हैं एग्जाम में, ये प्राय पूछी नहीं गई है, हो सकता है कभी पूछी गई होंगी लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है ध्यान में, तो आप ये भी याद रखना है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुबारे खातिर, दास्तान करबला और तर्जमान उल कुरान, ये इनकी पुस्तकें हैं। और 1992 में इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। कब? 1992 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, मृत्यु कब हुई है इनकी? 1958 में। 58 तक है ना शिक्षा मंत्री, तो 58 में इनकी मृत्यु हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। शेष जो भी नेता रहे हैं उनके संदर्भ में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।